नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है, बेसब्री से आपको राजीव नारायण जी की बातों का इंतजार रहता है। राजीव जी के शो से पहले हर बार मैं कहता हूं, अगर आपको ज्योतिष में रुचि हो तो देखिए, ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। मुझे ज्योतिष में रुचि है, मेरी जन्म पत्री बहुत अच्छी बनी है। लगभग कई ज्योतिषियों ने जो बातें कही वो मेरे जीवन में घटती है, इसलिए मेरा यकीन है, इसलिए मैं यह शो करता हूँ। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन अध्यात्म में रुचि हुई तो वो ज्योतिष की बातें करने लगे, जन्म पत्रियों का अध्ययन करने लगे। आज के शो में बहुत धमाकेदार बातें की हैं उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर। सीज फायर की मंशा क्या थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना क्यों डरे, और क्या होगा सीज फायर के बाद भारत का भविष्य। क्या दोबारा कुछ घटनाएं घटेंगी या शांत रहेंगे, सब लोग प्यार से रहेंगे। आखिर क्या कारण है कि आरएसएस के लोग बॉर्डर पर नहीं गए युद्ध रणनीति में सहयोग करने के लिए। ऐसी तमाम बातें, राजीव जी कुछ ज्यादा खरी खरी बातें कहते हैं, इनके चक्कर में ही मेरा चैनल बंद हो गया। लेकिन आज राजीव जी के चलने से पहले आप सभी के आशीर्वाद से एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूं। जब मेरा चैनल बंद हुआ, मैंने राजीव जी से, कई दर्शकों ने कहा पूछो, मैंने पूछा तो राजीव जी ने कहा कि ना केवल चैनल शुरू होगा, बल्कि अब इसका और विस्तार होगा, भारत से बाहर विस्तार होगा, चैनल बाहर खुलेगा। मुझे लगा इसका मतलब ये है कि इंडिया में चैनल बंद है, मुझे कहीं बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि क्या संयोग होते हैं, क्या परिस्थितियां होती हैं कि दोपहर के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट से निकला आदेश हमारे पक्ष में था। सरकार ने अपना मेरा चैनल बंद करने का फैसला वापस ले लिया था। प्लान किया, रात के 2 बजे मैं दुबई था और अगले दिन दोपहर के 2 बजे मैं 4 PM मिडिल ईस्ट बनाने की प्रक्रिया में था। तो आप सबके आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, ईश्वर के प्यार से हमारा पहला भारत के बाहर का चैनल 4 PM मिडिल ईस्ट लॉन्च हो गया है। आप हमेशा मुझे बेतहाशा प्यार करते रहे हैं। ये साइड में 4 PM मिडिल ईस्ट का लोगो है। 4 PM के एक अलग शाखा भारत में, बिल्कुल सेपरेट शाखा भारत में 4 PM मिडिल ईस्ट के नाम से। हम बहुत अच्छा देश है खाड़ी का। हम इस मिडिल ईस्ट में बताते रहेंगे खाड़ी के देशों के बारे में, वहाँ की परिस्थितियों के बारे में, वहाँ की क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, वो आपको 4 PM मिडिल ईस्ट में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्यार बनाए रखिएगा, ये प्यार आपका मुझे ऊर्जा देता है। इस 4 PM मिडिल ईस्ट के चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिएगा, मुझे मैसेज करिएगा कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है, जिससे मैं आपका शुक्रिया कह सकूं। चलते हैं राजीव नारायण जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। पहले तो मैं आपको धन्यवाद अदा कर दूं कि जब चैनल बंद हुआ था मेरा, अचानक भारत सरकार ने कहा था कि चैनल बंद हो जाएगा, मैंने आपसे फ़ोन किया था। आपने मुझे फ़ोन पे बताया था कि ना चैनल खुलेगा, बल्कि अब इसका विस्तार बहुत तेज़ी से दुनिया भर में होगा। मैंने आपसे सवाल भी किया था, दुनिया भर में तो हो रहा है भई, 150 से ज़्यादा देश देखे जाते हैं। तब आपने कहा था नहीं, चैनल की शुरुआत किसी और देश से भी होगी। तो मैं थोड़ा डरा, मुझे लगा कि चैनल, इसका मतलब भारत से बंद हो जाएगा तो मैं कहीं और जाके शुरू करूँगा। फिर देखो, सब ईमानदारी की बात है, मैंने आपसे बहस नहीं करी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने ये बचपन से देखा है अपनी ज़िंदगी में, जब कोई मेरा बुरा-सा वाक़या हो रहा होता है मेरी ज़िंदगी में, उस समय तो मैं थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है? मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं है। मैं तो ईमानदारी से देश हित में ही पत्रकारिता करता हूँ। लेकिन फिर मुझे लगता है ईश्वर उसके बाद पीछे की एक बड़ी तस्वीर मेरे लिए बना रहा हो, और मुझे इसलिए मैं आपकी आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल से। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 13 तारीख को दोपहर को 2 बजे आया कि भाई, उसे भारत सरकार ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने, हमने अपना आदेश वापस ले लिया, 4 PM चैनल चालू रहेगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि पता नहीं किस गलतफहमी में सरकार ने मुझसे कहा कि मैं देश विरोधी बात कर रहा हूँ, और उसके बाद पता नहीं सरकार ने खुद ही क्यों फैसला हटा लिया। तो ये तो मेरे मन में, मेरे ज़हन में ये बात आई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो मैं थोड़ा-सा मानसिक द्वंद में भी था। लेकिन दोपहर के 2 बजे फैसला सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ, और उसके बाद रात के 2 बजे मैं दुबई में था, और उसके अगले 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक मैं अपनी तैयारी कर रहा था, और आपके आशीर्वाद से, आपके बताए हुए रास्ते पर 4 PM मिडिल ईस्ट शुरू हो गया। ये जो दर्शक हैं, ये दर्शक आपके सब देख रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट का लोगो है, 4 PM मिडिल ईस्ट है। तो पहला वीडियो आज देखा होगा आपने इस पर, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 4 PM मिडिल ईस्ट, दुबई बहुत बहुत प्यारा देश है, अबू धाबी बहुत प्यारा देश है,
लोग बहुत प्यार से, लोग बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं यहाँ पे। कानून व्यवस्था इतनी बेहतर है कि अगर आप अपने बोनट पे 5 लाख रुपए रख के छोड़ जाइए, तो अगले दिन भी वो 5 लाख रुपए आपको वहीं रखे मिलेंगे। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से दुनिया में सबसे सुरक्षित देश है ये। और सब लोग इतनी बेहतरीन व्यवस्था है। और फिर मेरा सौभाग्य, पता नहीं मुझे कौन सी ईश्वर ने रास्ता लिखा था कि ये कि अचानक ये सब कुछ हुआ और 4PM मिडिल ईस्ट लॉन्च हो गया। अब आपको खाड़ी के जितने देश हैं उन देशों में आपको लगातार वीडियो मिलेंगे, यहाँ की बेहतर जीवन शैली मिलेगी, क्या नया है, क्या कुछ है, ये सब 4PM मिडिल ईस्ट आपको बताएगा। भारत के बाहर राजीव जी ने पहले ही जो कहा था कि भारत के बाहर जाओगे, तो मैं उस समय तो डर रहा था, लेकिन 4PM चैनल खुल गया था, तो उसके बाद भारत में तो यथावत बहुत तेजी के साथ हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, हमारी व्यूअरशिप बढ़ी। उन सब का जो इस घड़ी में मेरे साथ खड़े रहे, उन सब दर्शकों का मैं दिल से आभारी हूँ। और उतना ही प्यार अब मैं 4PM मिडिल ईस्ट से को चाहता हूँ आप दें। ना केवल खाड़ी के देश, बल्कि मेरे जितने दर्शक हैं, आप लोगों देख रहे हो, जाइएगा 4PM मिडिल ईस्ट डालिएगा, ये चैनल खुलेगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिडिल ईस्ट की खबरें भी देखेंगे, क्योंकि नया देश है, तो आप सबका प्यार मुझे बेतहाशा चाहिए। तो सबसे पहले राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कहा अक्षरशः मेरी जिंदगी में वो सत्य हो गया। अब मुझे बताइए 4PM मिडिल ईस्ट का भविष्य कैसा देखते हैं आप? जब संजय जी, जब आपका ये क्या नाम है कंट्रोवर्सी पीछे जब हुई थी, चैनल आपका जो क्या नाम है बैन कर दिया गया था, उसी समय मैंने जब आपकी हॉरोस्कोप की, जिसका राइटअप मैंने पिछले प्रोग्राम में शेयर भी किया है, तो मैंने वहां नीचे, दर्शक देख सकते हैं पिछले प्रोग्राम का, उस राइटअप में मैंने लिखा था इंटरनेशनल फेम का योग बन रहा है आपका चैनल। तो पहले भी आपका सब जगह देखा जा रहा था। तो वो उसका कारण ये है कि दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, जो हॉरोस्कोप का जो 9th हाउस होता है वो इंटरनेशनल फेम का भी होता है। 10वें घर से टोटल फेम देखते हैं, 10th हाउस जिसको वर्क का हाउस कहते हैं। तो आपकी हॉरोस्कोप में 9th लॉर्ड की अंतर्दशा चल रही है। और 9th लॉर्ड, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि 9th लॉर्ड बुध है आपका मकर लगन की कुंडली में, और लगन में बैठा है, तो राजयोग तो दिखा रहा है। तो राजयोग का अर्थ यही है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें अप्रत्याशित सफलता मिलना और अपनी उम्मीदों से ज्यादा रिजल्ट अच्छे आना। भाग्य को इसी को कहा जाता भाग्य। वरना देखिए, संघर्ष तो जीवन में बहुत सारे लोग करते हैं, करोड़ों लोग करते हैं, लेकिन सबको सफलता उनके मन मुताबिक नहीं मिल पाती। और कभी कभी एक जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबकी जीवन में उनकी परिस्थितियों के अनुसार एक ऐसा समय आता है कि जहां पर वो एक ऐसा गोल्डन फेज देखते हैं कि वहां कुछ भी काम कर रहे हैं उससे ज्यादा उनको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। वो भाग्य की रोल आता है। और मजे की बात यह है कि जो बुध है वो मीडिया कम्युनिकेशन का कारक है। इसीलिए आपका मिडिल ईस्ट में ये जो है एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि आप मीडिया से, मीडिया का ही आपका प्रोफेशन है। तो ये पूरी तरह से, इसके मैं आपके टीम के मेंबर्स को, आपको और मिडिल ईस्ट में नए अपने चैनल को शुरू करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस तरह से आप, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप आने वाले समय में यूरोप और अमेरिका में भी अपना चैनल खोलिएगा। वाओ! क्या बात है! तो क्या आपको इसमें कुछ ऐसा संयोग भी दिख रहा है कि अगला जो चैनल खोलेगा वो 4PM यूरोप खोले? हम लोग जी, लंदन बिल्कुल, बिल्कुल। वो ऐसा है ना, मैंने कहा 9th लॉर्ड की दशा देखो। मैं अक्सर जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, मैं ये कहता हूं कि जिंदगी का आपको सबसे ज्यादा अगर कोई रिस्क उठाना चाहिए, तो उस समय उठाना चाहिए जब आपकी 9th घर लॉर्ड की दशा चल रही है। क्योंकि 9वां घर वो है कि जो आपके कहते हैं ना, सारे पुण्य इकट्ठे हो गए आपके, अब बोले मत चूके चौहान। तो इसीलिए वो आप आए, तो आप तो ज्यादा से ज्यादा अपना बढ़ाइए अपने ग्रोथ को। और बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, सब लोगों के लिए आप कितने सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे पुण्य की काम है। तो हाँ, आपका वो सब। खुलेगा। हाँ, ये तो ईश्वर की महिमा है कि इतने सारे लोग जो जुड़े हैं, कहीं न कहीं मुझे माध्यम बनाता है। जितनी बड़ी टीम, मैंने सोचा नहीं था राजीव जी 90-100 लोगों की टीम तैयार हो जाएगी। इतने लोग, इतने परिवार जुड़ गए हैं, तो ये सब ईश्वर की कृपा है। सब आप सबका आशीर्वाद है, सारे दर्शकों का प्यार है। तो राजीव जी, शुरुआत करते हैं आज के शो की। और मैं दुबई से शो कर रहा हूँ ये। सभी दर्शकों को बड़ा बढ़िया हुआ। अभी जब मैं शो करने जा रहा था, उससे पहले मैं एक जगह चाय पीने गया, लौट के बस मोड़ पे था तो इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि अभी मैंने आपको वहाँ पे चाय की दुकान पर आपको चाय पीती। ओ भी बहुत सारे लोग मिल रहे हैं जो 4PM के दीवाने हैं, तो सबका बहुत बहुत आभार। राजीव जी, शुरुआत करता हूँ आपकी भविष्यवाणियों से। आपने कहा था कि युद्ध रुकेगा, और युद्ध की विभीषिका में डर रहे थे सबके सब, पता नहीं क्या होगा। भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर है, लेकिन
युद्ध रुका और उसके बाद के तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भारत की जो राशि है, भारत की जो जन्म पत्री है, दोबारा ऐसी कोई दुखद घटना तो नजर नहीं आ रही, कोई ऐसा हादसा तो नजर नहीं आ रहा, भारत की तरफ से कोई युद्ध तो नजर नहीं आ रहा, सब शांति से सब प्यार से रहेंगे ना? क्या लगता है आपको? हाँ, देखिए संजय जी, आज आपके दर्शकों के लिए और पूरी दुनिया भर के लिए मैं कुछ छोटी-छोटी एक स्मॉल रिसर्च, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च लेकर के आया हूँ। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको आपके प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में शेयर किया था कि ये ऑपरेशन सिंदूर की हॉरोस्कोप है, दर्शकों ये देख लो। तो ऑपरेशन सिंदूर की हॉरोस्कोप जो 7 मई 2025 को भारत सरकार, भारत की मिलिट्री ने जब पहला स्ट्राइक किया लगभग 1:05 पे, जो ऑफिशियली अनाउंस भी किया उन्होंने। तो उस हॉरोस्कोप में हमें एक दर्शकों को ये बताना होता है कि देखिए बहुत सारी जगह पर आप, हमारी सरकार भी इस चीज को कह रही है कि इस, और दुनिया के लोग ये जानना चाहेंगे कि इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में, युद्ध तो नहीं था, ये मिलिट्री के दो सेनाओं के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, लेकिन वार लाइक सिचुएशन बन गई थी। तो इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में किसको क्या हासिल हुआ, मुझे आप दर्शकों को बताना, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि हम जो कार्य कर बैठे, भाई किसी ज्योतिषी से तो पूछा नहीं गया था। और मैं ज्योतिषी से की बात से सबसे पहले एक पुस्तक आपको दिखाना चाहता हूं, जो मैंने पहले कहा भी था कि जो ये विषय को ये गीता प्रेस ने पूरा ज्योतिष के ऊपर तत्वांक निकाला था, पूरा का पूरा एक एडिशन निकाला था ज्योतिष के ऊपर, डिफरेंट सैकड़ों आर्टिकल्स हैं इसमें। तो एक आर्टिकल को पढ़ते हुए, दर्शकों ये आर्टिकल मैंने मार्क भी किया हुआ है, मैं पढ़ते हुए सुना रहा हूं। कल्याण कामी व्यक्ति को, मतलब जो व्यक्ति कल्याण चाहता हो, चाहे वो राजा हो या एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो, कल्याणकामी व्यक्ति को ऐसे देश में निवास नहीं करना चाहिए जहां ज्योतिषी ना रहता हो, क्योंकि सब बातों का नेत्र रूप दैवज्ञ, ज्योतिषी को संस्कृत में दैवज्ञ कहते हैं, देव ज्ञान का ज्ञाता, देव कहते हैं काल को, जो काल का ज्ञाता, क्योंकि सब बातों का नेत्र रूप दैवज्ञ वहां जहां ना रहता हो, वहां जहां रहता है वहां पाप नहीं रहता। यदि ग्रह नक्षत्रों की गणना करने वाला ज्योतिषी ना हो तो मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र, ऋतुएं तथा आयन ये सभी व्याकुल हो जाएं। संपूर्ण अंगों तथा उपांगों सहित वेद शास्त्र में कुशल एवं होरा शास्त्र तथा गणित शास्त्र में क्या नाम है को जानने वाला दैवज्ञ की जो राजा सेवा और पूजा नहीं करता, साफ साफ कह रहे हैं, ये बृहस्पति संहिता का कोट है, इसमें बृहस्पति संहिता के बताए जो अक्सर मैं आपके बताता रहता हूं, वो ये कहते हैं कि जो राजा दैवज्ञ की सेवा और पूजा नहीं करता वह विनाश को प्राप्त होता है। विजय, यश, लक्ष्मी, उत्तम भोग तथा कल्याण की अभिलाषा रखने वाले राजा को विद्वान तथा श्रेष्ठ ज्योतिर्विद के समीप जाना चाहिए, अर्थात उनके परामर्श के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये इसलिए बोला कि भाई मेरे से तो नहीं पूछा था, मैं जैसा साधारण व्यक्ति तो कोई तुर्रम खां तो नहीं है, लेकिन जो भी जैसा भी डिसीजन लिया तो मुझे उसकी ज्योतिषी विवेचना करनी है, इसलिए मैं इस विवेचना को कर रहा हूं 7 मई 2025 को। तो संजय जी आपको मैं बता देता हूं कि हमारा लाभ का स्थान 11वां होता है अचीवमेंट का, और किसी मिशन को हम प्राप्त करते हैं कि आपका जो इंटरनेशनल कोई मिशन अगर अचीव होता तो 7th हाउस का और 11th हाउस का भी रोल आता है इसमें। दूसरा उसके अंदर यह देखा जाता है कि 7th लॉर्ड की कंडीशन क्या है, साथ में 10वां घर भी हमारा नेम एंड फेम का होता है। तो जो कहते हैं ना आपका मिशन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, जैसे हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि हमने मिशन पूरा कर लिया, अब भगवान जाने, ये तो वो ही ज्यादा जानते होंगे कि कितना उन्होंने मिशन पूरा किया। हालांकि मिशन तो ये था कि जो पहलगांव में आतंकवादी आए थे उनको पकड़ना, उनको प्रॉपर सजा दिलवाना, जैसे वो कौन सा कसाब था किसको पूरी बंबई वाले हमले के बाद में पूरे जेल में रह के पूरा ट्रायल चल के उसको फांसी की सजा हुई। तो तरीका तो यह है कि जो हमारा अपराध करने वाले लोग वो अभी तक हमारे पता ही नहीं है, बल्कि वहां तो आपके JNK में बॉर्डर पर अभी पोस्टर लगे हुए हैं उनके लिए, 20-20 लाख का इनाम लिखा हुआ उनके लिए कि भाई इनको कोई इनका सुराग बताए, उनके बारे में पता है। तो मिशन तो पूरा हुआ नहीं है। हाँ जरूर है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कुछ एक पाकिस्तान का ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया,
हमारी स्ट्रेटेजी, मिलिट्री स्ट्रेटेजी अच्छी सक्सेसफुल काम हुई, यही हुआ। लेकिन अचीवमेंट हुआ कि नहीं है, तो मैं आपको दर्शकों को जानकारी के बताता हूं। जो हॉरोस्कोप में चर्चा कर रहा हूं, इसमें 10वें घर का स्वामी शुक्र है, और शुक्र अपनी उस 10वें घर से अगर फिंगर रखेंगे, 10वें घर पर फिंगर रख के काउंट करेंगे, तो शुक्र जो है 6वें घर में जाता है और राहु केतु से पीड़ित हो जाता है। और 6वां घर होता है बेसिकली रुकावट का, संघर्ष का, बाधाओं का। साथ में इसमें जो मैंने 7th हाउस जो वार का दिखाया, उसका स्वामी चंद्रमा है, जो पाप कर्त्री में 8वें घर में है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर ये साफ साफ दिखाता है। और इसके अलावा एक चीज और बताता हूं, 9th हाउस जो है, ये एक पुस्तक है जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी की मैंने हमेशा आपको बताई है। इसमें पढ़ के भी मैं सुना देता हूं कि 9th हाउस में जो 9th हाउस के सिग्निफिकेंस माने गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डिप्लोमेसी, रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट, फॉरेन ट्रेड, कॉमर्स। जो डोनाल्ड ट्रंप आरोप लगा रहे हैं ना कि मैंने ट्रेड बंद कराने की धमकी दे दी, तो फॉरेन ट्रेड वहां से दिखाई है। दर्शक ये देख सकते हैं, ये पेपर, इसका मैं फोटो आपको भेजूंगा। तो ये मैंने दिखाने का पर्पज ये था कि सब हवाई बातें नहीं है। तो इसमें 7th लॉर्ड 8वें घर में गया। 8वां घर होता है नुकसान का, डेथ का। तो ये ऑपरेशन सिंदूर ये बताती है कि जो भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की हॉरोस्कोप बता रही है, जो ऑपरेशन किया था वो भारत के लिए बहुत सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता है, बहुत सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। और इसमें अगर कोई किसी चीज का अगर जो बल्कि एक नुकसान जो हुआ है वो हमारे डिप्लोमेसी के एंगल से हुआ है। जो हमको नुकसान हुआ है कि हमारी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी पावरफुल नहीं रही थी, हम उस रूप में जरूर इस चीज में कमजोर पड़ गए पाकिस्तान के सामने। मैं अब आपको इसको एक और प्रूव करने के लिए भारत की चार्ट दिखाता हूं। देखिए ये भारत का चार्ट है दर्शकों, ये देख लो। भारत की जो वर्तमान में दशा है वो चंद्रमा में सूर्य की चल रही है, और दोनों के दोनों इस कुंडली में तीसरे घर में बैठे हैं। 3rd हाउस जो है 10th हाउस से 6 होता है, जो अभी मैंने पीछे गणना करके बताई। जहां जहां 6वां घर आएगा वहां पर आप एक पार्शियल अपमान देखेंगे। तो 10वां घर प्रधानमंत्री को होता है। तो ये घटना प्रधानमंत्री के लिए एक ह्यूमिलिएशन लेकर के आ रही है। और गोचर में मंगल जो है वो तीसरे घर में गोचर कर रहा है, कर्क राशि इसमें आती है। तो कर्क राशि में नीच का मंगल है आज, एज ऑन टुडे। और 12वें घर का स्वामी है टॉरस लगन के लिए। तो टॉरस लगन जो है भारत की कुंडली का लग्न है, जो आजादी के समय कुंडली बनी थी। और 12वां घर जहां जहां दृष्टि डालेगा, याद रखिए कि 12वें घर का जहां जहां प्रभाव आएगा उस क्षेत्र में आपको ह्यूमिलेशन आएगा, क्योंकि 12वां घर ह्यूमिलेशन, डिस्ग्रेस और लॉस का होता है। तो दर्शकों मैंने अभी जैसे आपको जो पुस्तक दिखाई थी मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, 9वां घर उसमें आपका डिप्लोमेसी का, फॉरेन का, यूनाइटेड नेशन का, जुडिशरी का होता है। तो अब 12वें घर के लॉर्ड की दशा भारत की कुंडली में भी 9वें घर पे पड़ रही है। आपके मैंने अभी ऑपरेशन सिंदूर की दिखाई है, अब मैं भारत की जन्म कुंडली की चर्चा कर रहा हूं। तो 12वें घर की दशा, 12वें घर के ग्रह का प्रभाव 9वें घर पे आ जाने के कारण इंडिया के चार्ट में भी ये डिप्लोमेसी का फेलियर दिखा रहा है। कि डिप्लोमेसी का फेलियर कैसे देख सकते हैं कि संजय जी अभी ये बात हो रही है कि जो हमारे जो फॉरेन बहुत सारे अभी जैसे कल के दिन हमने देखा था कि वो मोदी सरकार ने कुछ 7 MPs को, जिसमें विपक्ष के लोग भी हैं, उनको लेके एक डेलीगेशन बनाया है। वो दुनिया भर में जो है जाकर के भारत की स्थिति स्पष्ट करेगा, प्लस आपके पाकिस्तान के टेररिज्म और टेररिज्म को सपोर्ट करने को, टेररिस्ट को सपोर्ट करने की बातें कहेगा। तो ये सब की जरूरत क्यों पड़ी आपको? ये सब की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप सक्सेसफुल रहे, अपना मिशन में सक्सेसफुल हो गए, आपने आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया, उनका हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया, जैसा आप अपने राष्ट्र के नाम संदेश में कह रहे थे, तो इस सब की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब है कि आपने मान लिया कि आपका जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो टोटली फेलियर होगी और डिप्लोमेसी में फेल हो गए, क्योंकि आपके साथ इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में कोई भी नहीं खड़ा था, कोई भी नहीं खड़ा था, ये आपने मान लिया। मतलब आप सोचिए कि राष्ट्र के आप, और उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में मोदी जी ने यही कहा। सबसे बड़ी बात दर्शकों की जानकारी के लिए एक और बता देता हूं कि ये वो मोदी जी हैं जिन्होंने कुछ वर्ष पहले, 2-3 वर्ष पहले हम टीवी में ऐड देखते थे और उसमें एक बच्चा कहता था, पापा मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया। तो वो
मोदी जी तो युद्ध रुकवा देते थे, या मोदी जी युद्ध छोड़ के भागे हैं बीच में, मतलब सीज फायर ले लिया उन्होंने। तो मोदी जी उस समय तो डिप्लोमेसी में बहुत बड़े महान बन रहे थे, क्या नाम है, नोबेल पीस प्राइज के लिए दावेदार बन रहे थे वो उस समय। ना तो वो अभी तक इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध रुका, ना यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुका, और भारत और पाकिस्तान और उलझ गए। आप अपने पड़ोसी देश से लड़ गए, पर अब आप टर्की से लड़ रहे हो, बांग्लादेश से लड़ रहे हो, नेपाल से लड़ रहे हो, बस आप लड़े जा रहे हो। आप कैसे? उसके बजाय आपका ट्रंप चचा जो है बेसिकली आपसे ज्यादा बाजी मार ले गया। वो दुनिया भर में गा रहा है, सब जगह कह रहा है, हर प्लेटफॉर्म पर कह रहा है, डेली बेसिस पर कह रहा है कि वो भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने सीज फायर मैंने कराया, मैंने उनको ट्रेड बंद करने की धमकी दी, और उसके बाद डर के मारे उन्होंने जो है ये ऑपरेशन को सीज फायर कर दिया। जबकि आप अपने राष्ट्र के नाम संदेश में ये कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया भर में गिड़गिड़ा रहा था, और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कहा कि युद्ध रोक दो। संजय जी, एक चपरासी लेवल का एक छोटे से छोटा गरीब से गरीब आदमी भी इस बेसिक सेंस को जानता होगा कि कोई डीजीएमओ, कोई फॉरेन मिनिस्टर, कोई डिफेंस मिनिस्टर की ताकत नहीं है कि प्रधानमंत्री को बाईपास करके कोई इतना बड़ा डिसीजन ले ले युद्ध रुकवाने का। ये सब बेकार की बकवास बातें हैं। ये पूरा का पूरा ये डिसीजन नरेंद्र मोदी का था। ये नरेंद्र मोदी जी की कंसेंट से ही ये सीज फायर का डिसीजन लिया गया होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। अब लड़ाई जो आती है क्रेडिट लेने की, उसके ऊपर मैं आता हूं। तो सबसे बड़ी बात है कि एक आपको बताता हूं कि 11 वर्षों में मोदी जी ने क्या डिप्लोमेसी में क्या, क्योंकि आज हमारा विषय यही है, नाइन्थ हाउस डिप्लोमेसी, फॉरेन रिलेशन, क्योंकि हम वही उसी चीज में बहुत कमजोर एक्सपोज हो गए पूरी दुनिया में। हमारी छवि संजय जी इस समय लड़ने वाले गुंडे की तरह से हो गई है। हम हर देश से लड़ रहे हैं डिप्लोमेसी को। किसी में एक बहुत बड़े पत्रकार को सुन रहा था कि डिप्लोमेसी में दंभ और घमंड का कोई रोल नहीं है। कोई देश आपसे ऐसे नहीं, आपका अपने लोगों पे कोई चौधराहट दिखा दो, लेकिन किसी दूसरे देश में चौधराहट नहीं दिखा सकता कोई व्यक्ति। इसमें उन बड़े पत्रकार महोदय ने कहा कि बुद्धि विवेक काम आता है, इसके अंदर चतुराई काम आती है, देशी भाषा में कहते हैं जिसको। मोदी जी ने 11 वर्षों में, आपको दर्शकों जानकारी के लिए बताऊं, 129 बार 120 टाइम्स 72 देशों की यात्रा की है। मतलब जैसे अमेरिका की उन्होंने 10 बार यात्रा की थी, उसमें वो संख्या बढ़ गई। तो 120 टाइम्स 72 देशों की यात्रा की, फिर भी दुनिया में हम अपना फेथफुल फ्रेंड और एलाइज नहीं बना पाए आज की डेट में। ये सब 72 देशों की यात्रा, 129 यात्रा में किसका पैसा लगा था? हमारा आपका टैक्स पेयर का पैसा। तो हम ये देखिए कि हम कहां सफल हुए, इसका मतलब है। और आपको पता ना, दुनिया में एक बहुत अच्छे, उस विषय पर भी आऊंगा, एक आर्मी के जनरल ने, जो आपके फॉर्मर आर्मी के जनरल ने बहुत अच्छी बात कही है, उसको मैं दर्शकों को जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, हिंसा या वार क्या जरूरी है? मोदी जी, शाह, योगी और अन्य भाजपा लीडर्स ने लगातार हिंसा और युद्ध की बातें करके पूरे देश की मनोदशा जो है उत्तेजित और बीमार बना दी है। हम उद्दंडी पैदा कर दिए। आज आपको उन्हीं ट्रोल की आर्मी से डर लग रहा है कि बीच में सीज फायर ले लिया तो उनसे हमको गाली ना खानी पड़े, उनका हम क्रोध का सामना कैसे करेंगे, उसके वजह से आप एक पे एक गलत डिसीजन हम लेते जा रहे हैं। तो मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि हमारे सभी धर्मों में हिंसा को महापाप और धर्म के विपरीत आचरण माना गया है। यद्यपि धर्म की रक्षा और सम्मान के लिए कुछ परिस्थितियों में टेम्परेरी हिंसा को धर्म का मार्ग माना गया। टेम्परेरी समय में, जैसे राम जी ने रावण को मारा, कंस को कृष्ण ने मारा, स्वयं कृष्ण ने अर्जुन का साथ रह के पांडवों को मरवाया। तो वो कुछ परिस्थितियां थी, कुछ समय था, टेम्परेरी लेवल, अदरवाइज हिंसा अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए हमारे साथ भगवान का होना जरूरी है। आपको देखिए, लोग कह देते हैं कि भाई, जैसे राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि धर्म युद्ध करना जो है धर्म का रक्षा करने के बराबर, लेकिन उसमें भगवान होने चाहिए। भगवान का अर्थ माना गया है कि जहां पर चेतना, विवेक और ज्ञान हो, वो भगवान का स्वरूप है। जब आपके पास चेतना हो, विवेक हो, ज्ञान हो, तब आप हिंसा का सहारा लेके
सिर्फ टेम्परेरी फेज के लिए आप अपना काम चला सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के चार्टर की भी मैंने बात की थी कि वार के उन्होंने कहा कि वो कहता है कि वार का कंसेप्ट माइंड में होता है और माइंड से इसको निकाल दो तो वार खत्म हो जाता है। भगवान ने भी गीता में कहा कि काम, क्रोध, लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं, 3 गेट्स हैं। काम, क्रोध, लोभ नरक के 3 गेट्स हैं। इनसे मनुष्य और मानवता का सदैव पतन होता है। तो आज चौंकाने वाली बात करता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया 13 मई 2025 उसका कोट बताता हूं जो हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ ने कहा। उसके बाद मैं बाकी कुंडलियां डिस्कस करूंगा। हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ नरवाने सेड वॉर इज नॉट रोमांटिक। वो कहते हैं कि वॉर कोई रोमांस नहीं है, कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं होती जो 3 घंटे के लिए मजा लेने के लिए आप देख लेते हो। वॉर और वायलेंस शुड बी लास्ट थिंग दैट वी शुड रिजॉर्ट टू। ये लास्ट थिंग होनी चाहिए। वार फोर्स अपॉन अस बाई अनवाइज पीपल। वो कहते हैं कि जो बुद्धिमान जो मूर्ख होते हैं वो हमारे ऊपर वार थोपते हैं मूर्ख लोग। वो कहते हैं बट वार शुड नॉट बी व्हाट यू चीयर फॉर। लेकिन वार कोई चीयर करने के लिए नहीं होता। डिप्लोमेसी मस्ट ऑलवेज कम फर्स्ट। वो स्वयं एक आर्मी का जनरल कह रहा है डिप्लोमेसी मस्ट ऑलवेज कम फर्स्ट। एज ए मिलिट्री मैन अपनी भी बात बताते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। एज ए मिलिट्री मैन इफ ऑर्डर्ड आई विल गो टू वार। मुझे वार में जाना पड़ेगा, जैसे हमारी सेना ने भी किया, अपना कर्तव्य का पालन किया। बट दैट विल नॉट बी माई फर्स्ट चॉइस। वो कहते हैं कि मेरी व्यक्तिगत रूप से वो फर्स्ट चॉइस नहीं होगी। माई फर्स्ट चॉइस विल ऑलवेज बी डिप्लोमेसी। यहां पर वो बार बार डिप्लोमेसी की बात करें, जो अभी मैं 10 मिनट से डिप्लोमेसी के ऊपर ही टॉपिक चला रहा हूं। He said differences between countries or within the society must be resolved through dialogue। क्योंकि उन्होंने वार के नुकसान को बताया कि बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लोगों का नुकसान होता है, ऐसे दर्द मिलते हैं परिवार को जिनको वो सैकड़ों कई वर्षों तक भुला नहीं पाते हैं। आपको बंकर बहुत कॉस्टली पता है। उन्होंने अपने उसमें इसी स्टेटमेंट में कहा था कि 1500 करोड़ का आपका कारगिल वार पड़ा था और फिर उसके बाद दोबारा बंकर्स बनाने पड़ेंगे, बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो मैंने अभी आपके हॉरोस्कोप दी, अब एक विषय बहुत उसमें चल रहा है कि आगे क्या होगा। तो मैं दर्शकों की जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि ये जिस लगन में आज मैंने एक नई हॉरोस्कोप दिखा रहा हूं, ये सीज फायर ऑफ ऑपरेशन सिंदूर की हॉरोस्कोप बनाई है मैंने। अभी मैंने आपको दर्शकों बताई थी ऑपरेशन सिंदूर की हॉरोस्कोप जो 7 मई की थी। ये सीज फायर आपका अनाउंस हुआ, मैंने जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट का टाइम था 5 बजे शाम का था। 10 मई 2025 5 बजे शाम को दिल्ली का टाइम लिया मैंने। तुला लगन की कुंडली बनी है। इसके अंदर 6वें भाव में लग्नेश शुक्र, शनि और राहु से पीड़ित हैं। 7वें भाव में बुध और सूर्य हैं। 8वें भाव में बृहस्पति हैं जिनके ऊपर शनि की दृष्टि है। 10वें भाव में नीच का मंगल है और 10वें घर का स्वामी चंद्रमा आपका लगन में बैठा है। जो मंगल की जो नीच के मंगल की दृष्टि, मंगल होता है फोर्स, वार, हिंसा, और इसकी दृष्टि आपके 10वें घर के 10वां घर होता है रूलर का। मतलब रूलर हमारा इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, हम तो एक घटना का जन्म ले रहे हैं कि भाई हमने सीज फायर कर दिया, आगे भविष्य क्या लोग दुनिया जानना चाहती है, आज वो बताने जा रहा हूं। तो इसमें दोनों पर हिंसा और उत्तेजना आ रही है। मतलब मंगल की दृष्टि 10वें घर में मंगल की प्लेसमेंट है और उसकी चौथी दृष्टि आपकी लगन पर जा रही है जहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है। तो ये आपको दर्शकों जानकारी के लिए बता देता हूं कि इस सीज फायर की सफलता डाउटफुल रहेगी। ये भविष्यवाणी सुन लीजिएगा। ये सीज फायर बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। इस सीज फायर में बॉर्डर के ऊपर टेंशन खत्म होने वाले नहीं है, क्योंकि मैंने आप ही के प्रोग्राम में पहले भी एक बताया था, ये हॉरोस्कोप डिस्कस करते हुए कहा था कि भारत की 6 सितंबर 2025 से मंगल की दशा शुरू हो रही है। यही मंगल जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जो अभी इस समय युद्ध जिसने करा दिया तीसरे घर में बैठ के। ये मंगल भारत की कुंडली में 7वां घर का लॉर्ड है और 7वां घर आपका वॉर का होता है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो किताब मैंने दिखाई थी, 12वां घर नुकसान का होता है। आर्थिक रूप से बहुत खतरनाक फेज आपका सितंबर के महीने से शुरू हो रहा है। हम इस वार को और इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस बॉर्डर के ऊपर टेंशन को
लंबे समय तक देखेंगे। इसमें किसका क्या नुकसान होगा उसका मैं बाद में बात करूंगा। हालांकि पाकिस्तान की हॉरोस्कोप भी मैं आपको दिखा दूं कि ये पाकिस्तान की हॉरोस्कोप है। पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन की मैंने पहली बात की 14 अगस्त 1947 00 आवर 30 सेकेंड। मेष लगन की कुंडली है। पाकिस्तान की कुंडली में जो चौथे घर में बैठा शनि है, जो 10वें घर का स्वामी भी है, 10वां घर सत्ता का पावर का होता है, 11th लॉर्ड भी है, वो 12वें घर में अपमान में लॉस के घर में जा रहा है। ग्रहों की स्थिति ये बता रही है जो शनि 29 मार्च को बदले हैं, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन जरूर होगा इन दो बरस के अंदर। शनि सत्ता परिवर्तन कराने वाले हैं और सत्ता परिवर्तन आसानी से नहीं होगा, उसमें किसी तरह की वायलेंस और हिंसा भी आ रही है, क्योंकि मंगल आपके जून के पहले हफ्ते में राशि बदल के सिंह राशि में जा रहे हैं और उस समय तक राहु केतु भी वहां पहुंच जाएंगे, राहु केतु से पीड़ित हो जाएंगे, केतु के साथ होंगे मंगल, सो डबल फायर है, क्योंकि केतु को भी वैदिक ज्योतिष में मंगल के समवत माना गया, मंगल के समान ही माना गया है। तो ये पाकिस्तान की कुंडली और पाकिस्तान में किसी तरह का बांग्लादेश की तरह से किसी इनके टुकड़े का अलग होने का भी इन 2 साल में योग आ रहा है, जैसे बलूचिस्तान वगैरह कोई अलग हो सकता है। तो जिस तरह से बांग्लादेश हुआ, क्योंकि बांग्लादेश जब अलग हुआ था तो पाकिस्तान की कुंडली में उस समय दशा चल रही थी शनि में शुक्र की। शनि इनके चौथे घर में बैठा, चौथा घर हमारा जमीन लैंड एरिया का होता है आपका। तो ये पाकिस्तान की कुंडली को भी मैंने आपको बता दिया। अब मैंने जो आपको बताया कि इसमें ऑपरेशन सिंदूर की इस हॉरोस्कोप को क्या नाम है सीज फायर की, इस हॉरोस्कोप में एक चीज और मैं आपको सामने क्लियर करना चाहता हूं, एक विषय पर और आपके बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, क्रेडिट कौन लेगा, किस वजह से रुका गया। मैं एक ज्योतिषी विवेचना कर रहा हूं कि मैं पॉलिटिकल क्या चीज है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, सरकारों के बीच में क्या है, लेकिन मैं बता देता हूं एक मंडेन एस्ट्रोलॉजी का एक सिद्धांत है इसमें। एज पर मंडेन एस्ट्रोलॉजी, अगर 12वें घर का स्वामी लगन पर या लगन में के ऊपर दृष्टि डाले या लगन में उसकी प्लेसमेंट है, तो ऐसे केस में यह संकेत मिलता है कि फॉरेन पावर्स आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी ऑफ कंट्री, कि कोई विदेशी ताकत हमारे देश की, उस देश की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो मैं दर्शकों आपको फिर से इस कुंडली को दिखा रहा हूं, आज इसका जवाब दे देता हूं कि जो मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाया, नहीं, जो आपका ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर की कुंडली बनती है उसमें तुला लगन की कुंडली में 12वें घर का स्वामी बुध है, बुध 7वें घर में बैठा है, क्योंकि आपकी कुंडली में भी मैंने कहा था मेष राशि में बुध पहुंचा, तो मेष राशि तुला लगन के सामने वॉर के हाउस में आती है और उसकी दृष्टि लगन के ऊपर जा रही है। साथ में जो है बुध जो है इसी कुंडली का, तुला लगन की कुंडली का 9th लॉर्ड भी है, तो 9th हाउस से फॉरेन इंटरनेशनल अफेयर एंड और फॉरेन कंट्री के मैटर भी वहां से देखे जाते हैं। 9th हाउस फॉरेन ट्रेड का है, 7th हाउस भी फॉरेन ट्रेड का है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि इसमें फॉरेन पावर का इन्वॉल्वमेंट और इसमें जो कॉज हुआ है सीज फायर का वो ट्रेड है, कॉमर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें तुला लगन के लिए 2nd लॉर्ड मंगल है, जो कि इसी कुंडली में 10वें घर में बैठ के लगन के ऊपर दृष्टि दे रहा है। ये दर्शक देख ले, तो पैसा, कॉमर्स इसमें उसने रोल प्ले किया है, अदा किया है किसी को फोर्स करने के लिए, सीज फायर करने के लिए। मतलब आपने समझ लिया कि भाई मैंने अपनी विवेचना ये दी कि इसमें कॉमर्स का एंगल है। जो ट्रंप कहते हैं उनकी बात एस्ट्रोलॉजिकली मैं समर्थन करता हूं कि ट्रंप की इस बात हॉरोस्कोप के हिसाब से भी इन्फ्लुएंस होती है कि ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इकोनॉमी ये फैक्टर रहे हैं प्रेशराइज करने में, सीज फायर कराने में दोनों कंट्रीज को। अच्छा, डिप्लोमेसी के मामले में मैं बताता हूं कि जो पाकिस्तान की कुंडली में उसमें मिथुन लगन में बृहस्पति आ गया, जो उनके जन्म के बृहस्पति को तुला लगन में उनका तुला राशि में बृहस्पति जो कुंडली मैंने दिखाई उसमें था, और पाकिस्तान की कुंडली का मेष लगन के लिए 9वें घर का लॉर्ड होता है। और 9th हाउस जो है हमेशा याद रखिएगा जो है आपका इंटरनेशनल मैटर का, इंटरनेशनल नेम फेम का भी होता है। इसीलिए पाकिस्तान ने ज्यादा अच्छी इसमें फॉरेन अपनी डिप्लोमेसी दिखाई है। हमारी मजबूरी है कि हमारे जो डिप्लोमेट हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो बेसिकली एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मोदी वैसे तो पहले भी रहे हैं,
लेकिन इन महोदय के साथ में, ब्यूरोक्रेट्स के साथ में एक समस्या होती है कि जिंदगी भर 40-50 साल में उनको यस सर कहने की आदत हो जाती है, तो उनके पास पॉलिटिकल विजडम और पब्लिक की सेंटिमेंट्स का नॉलेज नहीं होता उन लोगों को। उनको पब्लिक की भावना, जन भावना कि भाई पब्लिक किस तरह रिएक्ट करेगी, उनको नहीं पता होता। वो तो अपना काम कर देते हैं, इसीलिए वो कंट्रोवर्सी में फंसे और उनका फेलियर साफ साफ नजर आता है। साथ में मैं एक चीज और बताना दर्शकों, आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि क्यों पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा है। आप देखिए कि हम कह रहे हैं कि हमने उनके आतंकवादी अड्डे ध्वस्त कर दिए, हमने उनके हेडक्वार्टर पर अटैक कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को आईएमएफ ने जो पैसा दिया, पाकिस्तान ने 14 करोड़, एज पर न्यूज़पेपर रिपोर्ट बता रहा हूं, 14 करोड़ मसूद अजहर को उसके डैमेज को रिपेयर करने के लिए ऑफर किए हैं पाकिस्तान ने। इसके अलावा मरने वालों को 1-1 करोड़ रुपए अनाउंस कर दिया। तो वहां तो पैसा भी मिल गया, वो उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। परेशानी हमारे यहां हो रही है, हम अपनी कंफ्यूजन की स्टेट में जिए चले जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका क्यों खड़ा रहा है, इसका कारण मैं ज्योतिषी कारण बताता हूं। देखिए, ये है डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप, सिंह लगन की है, और ये है अमेरिका की हॉरोस्कोप, सिंह लगन की है। तो एक ज्योतिषी कारण है कि अगर लग्नेश आपस में मित्र हो तो उनकी दोस्ती चलती है। पाकिस्तान की जो हॉरोस्कोप मैंने आप लोगों को दिखाई, दोबारा नहीं दिखा रहा हूं, वो मेष लगन की है। मेष लगन का स्वामी मंगल होता है, सिंह लगन का स्वामी सूर्य होता है। दोनों आपस में ग्रेट फ्रेंड है, सूर्य और मंगल आपस में ग्रेट फ्रेंड है। इसीलिए आप देखिए दर्शकों कि आजादी के बाद से पाकिस्तान के साथ 1965 में भी अमेरिका खड़ा था, 71 में भी खड़ा था, 99 में भी खड़ा था, और अभी भी अमेरिका ही बता रहा हो। अमेरिका पाकिस्तान को कितना सम्मान दे रहा है, वो ग्रेट नेशन कह रहा है, बहुत पावरफुल विजडम वाला उनके लीडर्स को कह रहा है, और वो कह रहा है, मतलब पाकिस्तान को बहुत प्रेज कर रहा है। वो भारत के समकक्ष बना, वो पाकिस्तान को आतंकवादी स्टेट कहता ही नहीं है। तो बिहाइंड द सीन अमेरिका खड़ा था, भारत के साथ उसने बेसिकली डुअल बिहेवियर दिखाया है। उसका कारण यह बता देता हूं कि भारत की कुंडली जो दर्शकों मैंने दिखाई, वो वृषभ लगन की कुंडली। वृषभ लगन का लॉर्ड जो है वीनस होता है, शुक्र होता है, और शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु है। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली सिंह लगन की है, उनका लॉर्ड सन है। सन और वीनस आपस में ग्रेट एनिमी है। इसीलिए भारत को चाह करके भी जो भारत के साथ आज दोस्ती, मोदी जी कहते हैं ट्रंप इज माय फ्रेंड, लेकिन ट्रंप जो फ्रेंड कहता है वो बेसिकली एक दिखावा है, पाखंड है, छलावा है। वो कभी भी भारत का उस लेवल का फ्रेंड नहीं बन सकता जो वो पाकिस्तान का होगा एस्ट्रोलॉजिकली। जमीनी हालत मुझे, मैं नहीं कह रहा हूं। तो उसके केस में और आपको बताऊं, आपके देखो पूरी हिस्ट्री भी बता देता हूं। रशिया की हॉरोस्कोप कन्या लगन की है, कन्या लगन का लॉर्ड बुध होता है, और भारत की कुंडली शुक्र के लगन की है, मतलब टॉरस लगन की है। तो शुक्र और बुध आपस में ग्रेट फ्रेंड है। इसीलिए देखिए, आपने देखा होगा रशिया हमेशा से हमारा मित्र रहा, हमारे सुख दुख में समय हमेशा साथ खड़ा रहा। तो आपको संजय जी बताता हूं, इस कॉन्फ्लिक्ट में कुछ हमारी फॉरेन पॉलिसी की इतनी कमियां रही कि हमने रशिया जैसे देश को भी अपने से दूर कर दिया। एक वो न्यूट्रल हो गया, वो आपके खिलाफ तो नहीं जाएगा लेकिन न्यूट्रल हो गया। चाइना आपके खिलाफ, आपके आसपास कुछ नहीं है। आप टर्की के खिलाफ भी आप तरह तरह की कार्रवाइयां करके आप जो है अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब पूरी वर्ल्ड की चीजों को। एक मैं बहुत अच्छी चीज आपको बता देता हूं। देखो ट्रंप ने, देखो, और आपने देखा होगा ट्रंप आपका बराबर अपमान क्यों कर रहा है बार बार, क्योंकि देखिए आपने अभी अभी रिसेंटली उसने फिर एक कतर में मिलिट्री पर्सनल को, यूएस मिलिट्री पर्सनल को एड्रेस करते हुए कहा कतर में, आई हेल्प सेटल द प्रॉब्लम बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया लास्ट वीक which was going more and more hostile. He talked about trade, let's do trade instead of do war, and Pakistan was very happy with that and India was also very happy with that. मोदी सरकार ने यहां पर भी इंडिया की सॉवरेनिटी की परवाह ना करते हुए चुपचाप रहे हैं, ये कुछ बोलते ही नहीं है। इसी तरह चाइना ने भी हमारी 4000 किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश में वो नाम रख रहा है स्थानों के, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। और आपने देखो कंगना रनौत की पिक्चर का एक डायलॉग मुझे याद आ जाता है उसमें, वो कहती है, उसमें डायलॉग था, अभी तो हमें और जलील होना है। तो आप सोचिए कि हम क्यों ऐसा होते जा रहे हैं। देखिए व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको उसने टेररिस्ट स्टेट कह दिया, टेररिज्म का कहा, आप दुनिया में सबसे ज्यादा टेरर लगाता है।
साथ में अब उसने देखो एक और आपके सामने ह्यूमिलेट किया, एप्पल के मालिक को कहा कि तुम अगर वहां पर फोन बनाओगे तो इंडिया में ही बेचना, हमारे यहाँ बेचने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें फैक्ट्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है। साथ में उसने लिखा कि इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ नेशन इन द वर्ल्ड, दे हैव ऑफर्ड अस ए डील वेयर बेसिकली दे आर विलिंग टू लिटरली चार्ज अस नो टैरिफ। अपने आप से उसने घोषणा कर दी कि वो भारत जो है जीरो टैरिफ पे हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार है। इतना क्यों कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं मोदी जी, उसका कारण अभी मैं बताऊंगा। और आपको बताऊं कि ब्रिक्स, आपको पता है भारत जो है ब्रिक्स कंट्री का फाउंडर मेंबर है। बड़े चौड़े होके मोदी जी ने ब्रिक्स नेशन की कुछ सितंबर के महीने की बात है, उसमें मीटिंग में कहा था कि हम अपनी अपनी खुद की करेंसी चलाएंगे, डॉलर के पहले करेंगे। आप मोदी जी ब्रिक्स के नाम ही नहीं लेते ना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं लेते हैं। आप देखिए 1971 के बाद एक पहला मौका आपके सामने ऐसा आया था जहां पीओ को ले सकते थे या कोई आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आप पीछे क्यों हटे? इसके लिए मैं एक बहुत माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनाना चाहता हूं दर्शकों, जो कि श्रीमद् भागवत के अनुसार है। उससे मेरा बहुत सारे और आपको पता है मिलिट्री सेल्स के लिए जब मोदी जी अमेरिका गए थे, वो F-35 जो कवाड़ विमान है उसका वो सौदा करने की बात क्या है, जो 2030 तक सप्लाई होगी, वो लगभग 500 बिलियन डॉलर का था। बाइंग मोर यूएस ऑयल एंड गैस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये अभी तक भारत रशिया से सस्ता तेल खरीदता है। ये सारी चीजें मैंने दोबारा गिनाया कि मोदी जी इतना ह्यूमिलेट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि जब मैंने आपकी ट्रंप की ओथ की भविष्यवाणी की हॉरोस्कोप दिखाई थी, जब ये ट्रंप के 26 जनवरी का प्रोग्राम था, आपको याद होगा 26 जनवरी के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ट्रंप जो है भारत के लिए बड़ा निरंतर ह्यूमिलेशन के क्या नाम है कारण बनेंगे और बार बार हमारे मोदी जी को ह्यूमिलेट करेंगे। तो 26 जनवरी से लेकर अभी तक आप देख रहे हैं बराबर हो रहा है, क्योंकि मेष लगन में इन्होंने उसका लॉजिक भी मैंने बता देता हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि 12वें घर के भारत की कुंडली के 12वें घर में के लगन में इन्होंने वो ली है शपथ, इसीलिए वो ह्यूमिलेशन आ रहा बार बार। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, क्योंकि मोदी जी क्यों झुके हैं उसका कारण यह है। मोदी जी का 2014 के 13 का या 14 में सत्ता में आने के बाद का एक बयान था कि गुजरात के डीएनए में व्यापार ही है, इसलिए 2014 में मोदी जी ने सत्ता में आते ही स्पष्ट कर दिया था कि मैं एक गुजराती हूं और ट्रेड मेरे ब्लड में है। इसीलिए उस ब्लड की रक्षा करने के लिए मोदी जी झुक गए और सीज फायर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। यही कारण है कि ट्रेड बंद होने की धमकी सुनकर मोदी जी ने सरेंडर कर दिया और ट्रंप की बात मानकर युद्ध मैदान को छोड़ दिया, मतलब पीछे हट गए। आपको एक बहुत सारी श्रीमद् भागवत की एक पुराण स्टोरी सुनाता हूं दर्शकों। श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत और हरवंश पुराण के अनुसार बिहार मगध जो है आज का बिहार का राजा जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर था और मित्र भी था। तो जब कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था, कृष्ण ने जब कंस की हत्या कर दी, तो जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का सर्वनाश करने का वचन लिया और संजय जी मथुरा पर उसने 17 बार अटैक किया, 17 टाइम्स, 17 बार अटैक किया। और कृष्ण को बार बार उसमें बहुत सारी मथुरा वृंदावन की भोली वाली जनता मारी जाती थी और कृष्ण को कई बार छिपना पड़ा, बचना पड़ा। 18वें युद्ध में जब 18वीं बार वो आया है, तो उस समय कृष्ण ने बलराम वगैरह के साथ मिलकर के उसकी सेना को तो परास्त किया, लेकिन जरासंध को जीवित छोड़ दिया। लेकिन उस समय सम्राट अशोक की तरह, जैसे सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था कलिंग युद्ध के समय, ऐसे कृष्ण का हृदय परिवर्तन हो गया और कृष्ण ने यह सोचा कि भाई मेरी वजह से ये बार बार आएगा, यहां पर आ रहा है, अभी तक आया है, तो बेचारी भोली भाली जनता मारी जाती है, हिंसा होती है, मैं इस जगह को छोड़ देता हूं। इसीलिए कृष्ण ने अपनी लटू पत्रा बोरिया बिस्तर उठाया और आज का कौन सा रूट लिया बता देता हूं। मथुरा से भरतपुर, आज का भरतपुर, उस समय तो भरतपुर कुछ नहीं था, राजस्थान होते हुए भरतपुर, जयपुर होते हुए ये गुजरात के बॉर्डर में घुस के समुद्र के किनारे पहुंच गए और वहां पर नई नगरी बसा ली, द्वारका, वहां रहे जाकर के। जरासंध की वजह से कृष्ण ने अपने लिए एक बहुत बड़ा इतिहास में नाम की चेपी लगवा ली, वो थी रणछोड़ की। रणछोड़ कहते हैं यो युद्ध भूमि को छोड़ के भाग जाए। लगभग वैसी ही स्थिति मोदी जी की हुई कि मोदी जी के भक्त, मोदी जी ने जितने उन्मादी अपने भक्त और अपने सपोर्टर तैयार कर दिए,
वो तो चाह रहे थे कि, और वो उन्मादी मीडिया भी, गोदी मीडिया, वो कह रही थी वहां घुस गया, क्या नाम है, कराची में घुस गया, इस्लामाबाद में घुस गया, फलाना घुस गया, और ये कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया। लेकिन सीज फायर का अनाउंसमेंट तो हमारे नेताजी ने ही किया। भाई अगर वो मोदी जी के अनुसार वो कहते पाकिस्तान गिड़गड़ाया था, तो आपने क्यों एक्सेप्ट कर लिया? आप इंदिरा गांधी की तरह मना कर देते किसी फॉरेन दबाव को? लेकिन आप झुक गए, तो आपने वो बेसिकली आपके साथ में भी वो कृष्ण की तरह से रण छोड़ जुड़ गया। लेकिन कृष्ण और कृष्ण भगवान थे, कृष्ण का जो उद्देश्य था वो हिंसा और निर्दोष लोगों की हत्याएं रोकने के लिए निर्णय था कृष्ण का। आप कृष्ण नहीं है, आप तो नगदी और कॉमर्स और ट्रेड की वजह से आप झुके हैं। तो आपका तो मोटिव बदल गया ना, तो आपका मोटिव सांसारिक है, कृष्ण का नहीं था। इसी में आपको मैं बता दूं, मैंने ग्रॉक, जैसे मोदी जी का एक वो फर्जी भाई है ना, वो जो बना है धीरेन्द्र शास्त्री, मेरा भी एक छोटा भाई है ग्रॉक। तो मैं जब भी कोई जानकारी लेता हूं ग्रॉक से ले लेता हूं। तो मैं आपको दर्शकों बता देता हूं कि जो मीडिया आपका कह रहा था उसका सत्य ग्रॉक से जो इंफॉर्मेशन मेरी है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश नहीं किया। इंडियन फोर्सेस ने 6 और 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 9 टेररिस्ट कैंप पर टारगेटेड स्ट्राइक किया। ये हमले मिसाइल, ड्रोन्स और अन्य हथियारों जैसे स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स, हैमर बॉम्ब्स और कार्मिकेज ड्रोन्स के द्वारा किए गए, जो भारतीय क्षेत्र से ही लॉन्च किए गए थे। इंडिया ने अपनी टेरिटरी में रहकर किया है, क्योंकि आजकल ये इतने एडवांस एयरक्राफ्ट हैं कि इसमें मिसाइल लगाइए, आप 300 किलोमीटर दूर के टारगेट को हिट कर सकते हो। और किसी एलओसी या अंतरराष्ट्रीय सीमा आईबी का वायलेशन नहीं किया है भारत ने। तो भाई ये टीवी चैनलों को कहां से वो कराची और उसमें घुसते हुए नजर आ गए? तो मैं आपको ये मैंने बता दिया कि आपके सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को ग्रेट नेशन, उनके लीडर्स को पावरफुल, हैविंग द स्ट्रेंथ, विजडम और फोर्टिट्यूड वाला बताकर भारत का कंपैरिजन किया। अब मैं एक बात बताता हूं कि क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडर्स के साथ अगले विषय पर जरूर आऊंगा, जो मैं इस हफ्ते में बड़ी इंपॉर्टेंट घटना एक और हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, नए चीफ जस्टिस ने शपथ ली है। ऐसा है राजीव जी, ये जो चैनल बंद हुआ, मुझे सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगानी पड़ी ना, उसमें आपकी यही सारी बातें थी, तो मोदी जी को हजम नहीं होती हैं, इसीलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट के द्वार तक जाना पड़ा। बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं राजीव जी भैया इन पर लगाम लगाओ, कैसी खरी खरी बातें बोल देते हैं, इनको डर नहीं लगता। तो राजीव जी अगली बार ना मैं तो बच गया, अगला ईडी और इनकम टैक्स आप ही घर आने वाले, ध्यान रखिए। अच्छी आजा अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखो मैं बताऊं कि देखो संजय जी, ऐसा था कि हमने ये देखा कि हम कहां पर फेल हुए, हम डिप्लोमेसी में फेल हो गए। तो आज बहुत छोटा सा उदाहरण बताऊं, तो किसी पत्रकार ने मुझे इनसाइट दिया था, बड़े पत्रकार ने, तो मैंने कहा भाई, मैंने फिर ग्रॉक भाई की मदद ले ली इसमें भी। तो मैंने ग्रॉक भाई से पूछा, क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल लीडर, बोल्ड लीडर नहीं, सक्सेसफुल लीडर वो होता है जो जिसकी डिप्लोमेसी ज्यादा अच्छी हो, जो अपने साथ दुनिया को खड़ा कर ले। अच्छा व्यक्ति भी वही कहा जाता है जिसके साथ पड़ोस उसके साथ खड़ा हो। जो पड़ोस में संबंध अच्छा ना बनाया जाए, सामाजिक जीवन में उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, एक बहुत पुरानी एक ऐतिहासिक घटना सुना रहा हूं कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ 1971 वॉर विद पाकिस्तान, 71 का युद्ध शुरू होने से पहले, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, युद्ध शुरू हुआ है दिसंबर में, 3 दिसंबर को शुरू हुआ है, 13 दिन चला था युद्ध। लेकिन उससे पहले इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी मेड ए सक्सेसफुल इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस। इसकी डेट है 9 अगस्त 1971 को उन्होंने सोवियत रूस के साथ एक ट्रीटी ऑफ पीस साइन करी है, और जिस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की, जिसका पाइवोटल मोमेंट था ये साउथ एशिया की हिस्ट्री में। और की फैक्टर इसका क्या था? इंडिया स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग ड्यूरिंग द वॉर टू सिक्योर डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री बैकिंग। इंदिरा गांधी ने ये ट्रीटी पीस की इसलिए की कि दोनों देश एक दूसरे को बराबर मानेंगे, अगर किसी के ऊपर कोई अटैक होता है या संकट के समय, उसको वो अपने ऊपर अटैक मानेगा। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब अमेरिका ने 7वें बेड़े की धमकी दी थी, तो उस समय रशिया ने भी अपना बेड़ा जब आगे किया, तो उस समय सोवियत रूस हुआ करता था, तो सोवियत रूस भी अमेरिका जैसा ही सुपर पावर था। तो उसके डर के कारण, न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए इसके कारण, अमेरिका ने अपना बेड़ा पीछे खींच लिया था। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। लेकिन हमारे इस समय के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में हमने किसी देश कोई दोस्त बनाया ही नहीं। इसके अलावा एक और
देखिए डिप्लोमेसी तो है ही है। अब विदेश मंत्री जी का बयान वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम यहाँ के अटैक करने जा रहे हैं। अब वो ये पहला इंसान मिला, ये ऐसा मतलब भाषा में कि बड़ा नमूना विदेश मंत्री मिला, तो पहली पाकिस्तान को कह रहा है भैया हम तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर में यहीं अटैक करने जा रहे हैं। ये तो इतिहास के पन्नों में कभी नहीं हुआ, होता भी नहीं है। आप युद्ध करने जा रहे हो, तमाशा करने जा रहे हो, मतलब इसका मतलब ये आप इतने प्रेशर में थे कि हमला करना जरूरी है, क्योंकि पहलगाम में हमारे निर्दोष मारे गए थे। तो बता दिया पाकिस्तान को भैया थोड़ी शांत रखना, हम तुम्हारी यहाँ आतंकी शिविरों में हमला करेंगे। अब भैया कौन आतंकी बैठेगा, सब तो निकल लिए वहां से कि वो हमला करने आ रहे हैं, और बाद में उससे पलट के हमला किया। लेकिन भारत की जो डिप्लोमेसी है उसकी ऐसे, मेरा फिर मानना है कि जो विदेश मंत्री होते थे अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, ऐसे ऐसे काबिल होते थे जिनको अनुभव होता था। ये जो नौकरशाह है ना, जो कुछ साल पढ़ के और फिर देश चलाने की बात करने लगते हैं, मोदी जी को इन ब्यूरोक्रेट्स पे ज्यादा भरोसा है, जो इतने बड़े बड़े नेता है, राजनाथ सिंह है, गडकरी है, जिनको अनुभव है, उनको कमान ना देके विदेश की कमान देंगे ब्यूरोक्रेट को, जिसने अपनी ऐसी ऐसी पूरे देश की करा दी है। बहुत खराब बात, ऐसा कोई बताता है कि हम तुम्हारे हमला करने आ रहे हैं, ये तो बहुत फुलिशनेस। एक और उदाहरण बताता हूं डिप्लोमेसी का। उसी 71 के वार के समय की बात है, पाकिस्तान ने उस समय 54 देशों का इस्लामिक संगठन होता था, 54 देश थे उसमें पाकिस्तान ने मुसलमानों का अत्याचार हिंदुस्तान में, इंडिया में हो रहा है, इसका बहाना बनाकर के वहां शिकायत की मुस्लिम कंट्रीज का सपोर्ट लेने के लिए। तो इंदिरा गांधी, जो भारत उस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का एक प्रमुख सदस्य था, पीएलओ के फाउंडर यासर अराफात के संबंध इंदिरा गांधी से बहुत अच्छे थे, और भारत ने 1974 में पीएलओ को ऑफिशियल रिकॉग्नाइज भी किया था, उसको मान्यता दे दी थी पीएलओ को। तो उस समय यासर अराफात ने इंदिरा गांधी का पक्ष, वहां पर हमारे भारत का पक्ष रखा था कि नहीं, पाकिस्तान अपने पूर्वी क्षेत्र में जो बांग्लादेश होता था उसमें लाखों मुसलमानों का कत्ल कर रहा है। उस समय उस स्पष्टीकरण से भारत को और इंदिरा गांधी को यह फायदा हुआ कि उसमें से 54 में से 51 देश भारत के पक्ष में खड़े हो गए थे, पाकिस्तान के पास केवल 3 रहे। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। इसी तरह से जब सीज फायर हुआ, पूरे सोशल मीडिया पे केवल एक ही लाइन चल रही थी, हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। मतलब ये लगातार लोग कह रहे थे कि भाई हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, ये युद्ध के पहलगाम के हमले के बाद जो देश में नफरती चिंटू कहूंगा, नफरती चिंटू हिंदू मुसलमान के बीच में गैप पैदा करना चाह रहे थे, धर्म पूछ के मारा गया, जाति पूछ के नहीं, मतलब वहां पे निर्दोषों की हत्या का भी एक राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे थे। देश के मुसलमानों ने उनको टका सा जवाब दे दिया। पहली बार कश्मीर के मुसलमान सड़कों पे आए, आतंकवाद का विरोध किया, जुमे की नमाज काली पट्टी पहन के करी कि हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। शहर शहर मोहल्ले मोहल्ले में मुसलमानों ने विरोध किया। और जब पाकिस्तान की जासूसी में कल एक महिला पकड़ी गई है, यूट्यूबर, वो उनका नाम मल्होत्रा है, मैडम ज्योति मल्होत्रा या कुछ ऐसे नाम है। इस तरह के कई आतंकी जो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, बहुत खराब लगता है। वो हिंदू थे। आप क्यों, आप धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान करना चाहते हो? इस देश के मुसलमानों ने कह दिया कि भाई हम मुसलमान हैं और भारत के हैं, हम यहीं पे जमीन में पैदा हुए, यहीं मरेंगे, देश हमारा सबसे ऊपर। तो वो नफरती चिंटुओं को भी जवाब दे दिया। मतलब ये राजनीतिक दृष्टि से भी भारत के लिए इस मायने में ठीक रहा कि हमारे देश की एकता, अखंडता अभूतपूर्व रही। देश के लोगों ने, 140 करोड़ के लोगों ने कहा हम एक हैं, एक साथ है। विपक्ष ने भी, पूरे विपक्ष ने कोई सवाल नहीं किया, हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। मोदी जी जरूर इसमें भी ईगो बना कर रखे कि सर्वदलीय बैठक में नहीं गए हो। मतलब कितना खराब है, विपक्ष साथ दे रहा है और आप इतने घमंड में कि आप सर्वदलीय बैठक में नहीं जा रहे हैं। तो अभी भी जो 7 एमपीज का जो डेलीगेशन है, वो बेसिकली उसकी मंशा केवल देश को भ्रमित करने की है, सो दैट कि पार्लियामेंट का सेशन ना बुलाना पड़े, सरकार से कोई प्रश्न ना पूछे। उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये ड्रामा रचा जा रहा है। जो 7 एमपीज के डेलीगेशन पूरी दुनिया में, अरे भाई आपके पास इतना वक्त था, आपका विदेश मंत्री इतने दिनों से जा रहा था, वो डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह में गया, तब आप अपने लोगों को नहीं बना पाए, तो 7 एमपीज का घुइयां उखाड़ लेंगे। दूसरा बात है, एक मैं आपको बताता हूं कि ये दरअसल सत्ता का, भाजपा का ये बार बार कमजोरी क्यों दिखती है। तो बीजेपी की हॉरोस्कोप में मूल में चला जाता हूं, ज्योतिषी कारण है। क्योंकि देखिए, मुझे तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे ज्योतिषी कारण बताना है। तो मैंने अपने कई प्रोग्राम में, संजय जी, आपको बीजेपी की इस कुंडली को जो मैंने दिखाया, बताया था कि 2017 में सूर्य की महादशा में इनको सत्ता प्राप्त होती है, जो उनकी जन्म की कुंडली में 10वें घर में पावर में बैठा है, परंतु 6वें भाव के स्वामी
पाप ग्रहों से पीड़ित वक्री मंगल की 8वीं दृष्टि से पीड़ित हो रहा है। यह सूर्य मृत्यु भाग की डिग्री में है, जिसका अर्थ है इस पार्टी की ऑल दी पॉलिसीज, लॉ एंड ऑर्डर, फार्मिंग, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेशन, करप्शन, बॉर्डर सिक्योरिटी, मिलिट्री और डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब ऑल दी पॉलिसीज सभी फ्लॉप होंगी और बैकफायर होंगी। इन्हें कभी भी देश और विदेश में फेम और रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य जो है फेम का और नेम फेम का 10वां घर नेम फेम का होता है, और सूर्य नेम फेम का सिग्निफिकेटर भी राजा है ना, पूरी दुनिया को रोशनी देता है। तो ये चूंकि मृत्यु भाग में, तो उनको कभी नेम फेम नहीं मिलेगा। यह इनके लीडर्स एरोगेंट, भ्रष्ट, लो कैरेक्टर, अनएथिकल, इमोरल, जनता और प्रजा की आवाज को कुचलने वाले, सदैव पनिश करने वाले और क्रूर होंगे। ये राक्षसी प्रवृत्ति के अधर्मी होंगे। प्रजा इनके शासन में आर्थिक और मानसिक रूप से कभी सुखी और प्रसन्न नहीं रह पाएगी। ये मैंने कहा। एक चलते चलते इनकी एक कभी मौका मिलेगा पूरा तब डिस्कशन करूंगा। आरएसएस की कुंडली दिखा देता हूं। ये आरएसएस की फॉर्मेशन हुई, वैसे तो कुंडली बहुत मजबूत है। दर्शक केवल तीसरे घर को देखें, इसमें तीसरे घर में चंद्रमा है। राजीव जी, ये और बता दीजिएगा, इस कुंडली में ये लोग बॉर्डर पर लड़ने क्यों नहीं गए? वैसे तो बड़ा वो कहते हैं आरएसएस के लोग हम देश के लिए जान दे देंगे। उसे आपने देखिए, मेरे मुंह की बात छीनी है। आरएसएस की जो कुंडली मैंने दिखाई, 27 सितंबर 1925 इतवार का दिन 9:56 पर नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी गुरु क्या नाम है, हेडगेवार जी के द्वारा। तो इनके तीसरे घर में, तीसरा घर होता है पराक्रम का, साहस का, सामर्थ्य का और वेलोर का, जो होता है ना स्टेमिना का भी। तो तीसरे घर में चंद्रमा पीड़ित है। याद रहो, मैंने हमेशा कहा है कि अगर चंद्रमा आपका पीड़ित है और तीसरा घर भी पीड़ा में है, तो आपके अंदर साहस नहीं होगा, डरपोक हो गया। और तीसरे घर का स्वामी, इनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है, तीसरे घर का स्वामी शनि है। शनि इनका 12वें घर में बैठा शुक्र के साथ। शुक्र के साथ 12वें घर में शनि हो तो ऐसा व्यक्ति भोगी होता है, नाना प्रकार के भोग विलासता में उसकी रुचि होगी। तो वो संघ भी है, इसीलिए वो इतना कितना बड़ा आलिशान उन्होंने वो बनवा लिया, हवाई जहाजों में घूमते हैं। भागवत जी भी सिक्योरिटी, जेट सिक्योरिटी। अरे भैया, तुम सामाजिक संगठन हो, तुमको जेट सिक्योरिटी की काय की जरूरत है? आप सरकार के टैक्स पेयर के पैसे, तुम्हारा क्या योगदान है हमारे देश में? सामाजिक संगठन है, ठीक है, माना, और अच्छा काम भी किया है आपने, लेकिन आपको सरकारी पैसे से क्यों आप सुविधाएं ले रहे हैं? तो तीसरे घर का स्वामी 12वें घर में गया। 12वां घर बार बार अपमान और लॉस का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया दर्शकों शुरू में ही। और तीसरे घर में चंद्रमा पीड़ित है, इसीलिए आरएसएस, और जब भी चंद्रमा आपका पीड़ा होगा राहु केतु के बीच में, याद रखो, ऐसे व्यक्ति डर फैलाने का काम करता है। तो आजादी के टाइम से केवल आरएसएस ने मुसलमानों का डर फैला फैला करके अपना धंधा चमकाया है, फियर मॉन्गरिंग की है। और जब चंद्रमा आपका पीड़ित होगा तो हमेशा विषय को बदल के और उसके विभत्स रूप में, बिगड़े हुए रूप में हमेशा पेश करोगे, चाहे वो धर्म का पाखंड हो, क्योंकि 9वां घर भी पीड़ित हो गया तो धर्म का पाखंड भी आ गया। इसीलिए आपने ये देखा कि ऐसे लोग, और जितने भी ये जो लोग हैं, ये ट्रोल आर्मी जो उन्होंने बैठा रखी, एक्चुअली देखिए संजय जी, मैं आपको बताऊं, सामान्य जीवन, इन लोगों को तो बिल्कुल इग्नोर करना है। सामान्य जीवन में आपने देखा है ना कि एक आवारा पशु होता है, जानवर, वो पैसे वाला हो, गरीब हो, सफेद कपड़ों में, बुर्राक कपड़ों में, अच्छे कपड़े में हो, मैले कुचले कपड़े में हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब पे भौंकने का काम करता है। वो भौंकेगा, और जब उसको कोई ताकतवर मिल जाता है तो वो अपनी दोनों टांगों के बीच में अपनी टेल को दबा लेता है और फिर दांत निकाल के और भागता है वहां से। तो एक्चुअली ये ट्रोल आर्मी वाले वही लोग हैं जो ऑफिस में बैठकर तो बकवासबाजी करते हैं। और जितने भी ये सेना और वो दल आरएसएस ने बना रखे हैं, अरे भाई, तुम जाकर के वहां पर बॉर्डर पे जाकर देश की सेवा करके आ जाओ। तुम क्यों नहीं मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करते हो? तुम क्या कर लोगे? केवल बकवासबाजी, किसी को ट्रोल करना। अब बताइए, आपने आर्मी की उस ऑफिसर लेडी को ट्रोल किया। फिर मोदी जी की बात देखिए, मोदी जी, और ये कहां गई स्मृति ईरानी, कहां गई हेमा मालिनी, कहां, और कहां है हमारी राष्ट्रपति जो स्वयं महिला है? उन्होंने भी देखिए सोफिया को ट्रोल करने के ऊपर कुछ नहीं बोला। हिमांशी को जब ट्रोल किया गया, उस विडो को, उसके बेचारी ने जरा सा सौहार्द की बात कर दी, उस पर ट्रोल किया। आप नहीं बोलते हो। महिला खिलाड़ियों पर अत्याचार हुआ तब आप नहीं बोलते हो। ये कहां है लेडीज, कहां है कंगना रनौत? मैं मणिपुर 2 साल से जल रहा है, वहां पर आप राष्ट्रपति हमारी बोलती नहीं है, कुछ नहीं बोलता कोई, आपका बीजेपी का नेता नहीं बोलता है। और कैसे कैसे थर्ड क्लास आपके लीडर्स, आपके मंत्री बने पड़े हैं। एक ने तो वहां पर जो है उसको, सोफिया को टेररिस्ट की बहन कह दिया, और दूसरे उप मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मोदी जी के
चरणों में सेना नतमस्तक हो गई थी। अरे यार, आप अपना एक सेना ने तो आपको बचाया है, आपकी नाक कटने से बचा ली। उस सेना ने, उसके परिवार वालों को आप अटैक कर रहे हो। और मुझे तो याद है कि किस तरह से एक फौजी ऑफिसर को किस तरह मारा पीटा था चंडीगढ़ के किसी मार्केट में, कोई घटना हुई थी 1-2 साल पहले। आप फौज के लोगों को, उनके परिवार वालों को भी नहीं छोड़ रहे हो। आप ब्यूरोक्रेट्स, बेचारा उस फॉरेन सेक्रेटरी की क्या गुस्ताखी थी, उसने तो मोदी जी के डिसीजन को बस प्रेस ब्रीफिंग में बताया था। उसको भी आप, उसकी बेटी को भी ले आते हो। तो इस तरह की बातें आप क्यों करते हो? क्योंकि पहली बात तो मैं बता देता हूं, अगले बार मेरे को अमित शाह के कुछ स्टार अच्छे हैं कि मैं अमित शाह की कुंडली नहीं चर्चा कर पाता हूं। और मैं अगले प्रोग्राम में जरूर करूंगा। अमित शाह की कुंडली में वो वाणी का, वो हेट स्पीच का भयंकर दोष है, और बीजेपी की कुंडली में भी हेट स्पीच का दोष है। वो हम अगले प्रोग्राम में जरूर लेंगे। और इसके साथ चलते चलते मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि देखिए, आप जितना, अभी एक रिसेंट रिसर्च आई थी कि हैप्पीनेस के लिए आप गोदी मीडिया को देखना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड है। जो आप आंखों से, इंद्रियों से देख रहे हो, वो जो माइंड में डिस्टर्बेंस है, वो अल्टीमेटली आपके साइकोसोमेटिक, आपके हार्मोनल हेल्थ और आपकी मेमोरी को, आपके कंप्लीट हेल्थ को बिगाड़ देगा। तो हनुमान जी के ऊपर केवल भरोसा रखिए। हनुमान जी सत्य है। देखिए, आपको कहा, आपका चैनल बंद किया, लेकिन हनुमान जी का साथ है तो कैसे चैनल जल्दी से खुल गया। और शान शौकत के साथ खुला कि आप विदेश तक जा रहे हो, और विदेश तक जाओगे भी, क्योंकि पवन पुत्र है, पवन तो पूरी दुनिया में फैल रही है। इसलिए हनुमान जी की प्रार्थना के साथ करते हुए मैं प्रोग्राम समाप्त करूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार, कृपा करहु गुरुदेव की नाय। जय श्री राम, जय हनुमान। तो ये थे राजीव नारायण जी। इन्होंने बताया कि किन किन परिस्थितियों में ये समझौता हुआ, कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं जहां भारत जाएगा। भारत बहुत मजबूत राष्ट्र है, हमारा देश में दुनिया में विकसित होता हुआ राष्ट्र है, और भारत को कोई झुका नहीं सकता। हम सब भारतवासी कल्पना करते हैं कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बजेगा। जय हिंद, जय भारत।